नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी में। दोस्तों, हमने पार्ट फर्स्ट में भारतीय संविधान से 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 150 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का वो कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ है वो राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और जो राष्ट्रपति इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन द्वारा होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदन मिलकर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह होता है राष्ट्रपति का। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति वो कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति का पद है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है वो उपराष्ट्रपति अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान है कौन होता है? प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र वो किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और राष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री सहित सभी जो प्रतिनिधि है उसको पद और गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, योजना आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम कर दिया नीति आयोग है वो योजना आयोग का नया नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू है। और ये 16 साल 9 माह और 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी है वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है,
एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। दोस्तों चौधरी चरण सिंह है वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में वो कभी उपस्थित नहीं हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक यानी 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ये मात्र 13 दिन तक है वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए। तो 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री वो गुलजारी लाल नंदा है, वो भारत के 2 बार है वो अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा जीवन कार्यकाल है वो किसका रहा है, जगजीवन राम का वो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है और ये 32 साल का उसका कार्यकाल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किन से मिलकर बनी है। तो दोस्तों भारत की संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा इन तीनों से मिलकर वो संसद का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन है, संसद का प्रथम सदन या निचला सदन क्या कहलाता है। तो दोस्तों संसद का प्रथम सदन या निचला सदन है वो लोकसभा कहलाता है। दोस्तों एग्जाम में प्रथम सदन भी पूछ सकता है या निचला सदन पूछ सकता है, आपको दोनों को याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है, संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है। तो संसद का ऊपरी सदन है वो क्या कहलाता है, राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है, 250 है वो अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 है वो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में कितने किए जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं और ये 2 सदस्य वो। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसा सदन है। तो राज्यसभा ये स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य है वो हर 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद वो 2/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का पहली बार गठन वो 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य की है। तो राज्यसभा में वो सर्वाधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश की है और ये 31 है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी धन विधेयक को किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों धन विधेयक को वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक कर रख सकती है। तो लोकसभा में जो पारित धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा है वो 14 दिन तक वो रोक कर रख सकती है, इससे ज़्यादा वो रोक कर नहीं रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या वो 552 हो सकती है और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 545 है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये दोनों सदस्य वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को यथावत रखने की बात की गई है। तो दोस्तों 2026 तक है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को यथावत रखने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी है। तो लोकसभा की गणपूर्ति वो कुल सदस्य संख्या 1/10 यानी। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का आता है। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा की 2 बैठकों के बीच है वो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग होने के बाद कौन अपने पद पर बना रहता है? लोकसभा भंग होने के बाद स्पीकर है वो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर है वो तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार है ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन है वो 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होती है उनकी वो कोई शपथ नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है? लोकसभा अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं और उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो सर्वोच्च न्यायालय में वो 30 न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्त होने की अधिकतम उम्र कितनी है? 65 वर्ष वो अधिकतम उम्र है। अगला क्वेश्चन है, पहले मुख्य न्यायाधीश है वो हीरालाल जेकानिया थे। अगला क्वेश्चन है, इसको शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वो राष्ट्रपति को शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा ही वो हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र है वो 62 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र कितनी है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति वो किसी राज्य में वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वो राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है, उसी प्रकार है वो राज्य में राज्यपाल को शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के समय उस राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य में वो शासन है वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय केंद्र के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपातकाल के समय वो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार है वो राज्य में राज्यपाल के द्वारा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों कुलाधिपति है वो राज्यपाल है वो राज्य के विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है। तो अगर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाते हैं? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है वो विधान परिषद निम्न सदन है। तो अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या वो कम से कम 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या वो अधिकतम कितनी हो सकती है? कुल सदस्यों की संख्या की वो 1/3 विधान परिषद के सदस्य की संख्या हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम है? तो दोस्तों ये एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर में वो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या वो 40 से भी कम है, 36 है वहाँ पर विधान परिषद की सदस्य संख्या है। दोस्तों 40 होनी चाहिए लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप वहाँ पर 36 है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद? तो भारत के 7 राज्य में वो विधान परिषद का गठन है। तो अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद में 30 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम वो 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम है वो 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो राज्यपाल के सारे अधिकार है उनका प्रयोग है वो मुख्यमंत्री करता है। दोस्त राज्यपाल तो नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त है लेकिन ये सारे काम है मुख्यमंत्री के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के आधार पर सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता में वरीयता के आधार पर वो सर्वोच्च नागरिक वो राष्ट्रपति होता है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के संबंधों के आधार पर किस आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सहकारी आयोग का गठन है वो जून 1983 में किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ये एग्जाम पूछा गया है। आपको पूछ सकता है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर किस आयोग का गठन है वो जून 1983 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी आयोग का गठन। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन है वो
1990 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो केसी नियोगी है, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में 14वें वित्त आयोग चल रहा है, इसका अध्यक्ष है वो कौन? YV रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो NK सिंह है, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, इसका नाम वो घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना वो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो उनको 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक वो उसको नियुक्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्य में वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 6 वर्ष या 62 वर्ष पूर्ण होने तक नियुक्त किया जाता है। तब 62 वर्ष पूर्ण होने पर उसको 6 वर्ष पहले से भी सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में? तो निर्वाचन आयोग का गठन है वो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 से निर्वाचन आयोग के भाग का गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल वो 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक वो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल वो 6 वर्ष या 62 वर्ष पूर्ण होने तक उनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वो 2.5 लाख रुपये प्रति महीना वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पहले चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? तो पहले चुनाव आयोग वो 1 सदस्य था, लेकिन 1993 में चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यों बना दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, आचार संहिता कौन लगाता है? तो आचार संहिता वो निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके बराबर दर्जा मिलता है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर दर्जा मिलता है, तो उसको वेतन भी मुख्य न्यायाधीश के बराबर उसको वेतन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनको वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो जितने भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो भाग 17 अनुच्छेद 343 के तहत है वो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये क्या है? अशोक स्तंभ है। और जो अशोक स्तंभ के जो नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये सत्यमेव जयते ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना होता है? 3:2 ये
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अगर दोस्तों आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो 2:3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियों वाला नीला चक्र कहाँ से लिया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो जन गण मन की रचना वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? तो राष्ट्रीय गान को गाने के लिए वो 52 सेकंड का समय है। इससे कम भी नहीं लगना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम ये आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? तो राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए वो 65 सेकंड लगने चाहिए, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य नियुक्त होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वां बयान किसे कहा गया है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बयान कहा गया है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक सेवा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा में और 7 वो राज्यसभा में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से वो पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का पहला स्तर क्या है? तो पंचायती राज का पहला स्तर है वो क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायती राज का पहला स्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की बात की गई? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य वो कौन बना था? कर्नाटक वो पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? दोस्तों नगर पालिका वो 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीओ जी को वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? तो इनको वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल कब शुरू होता है? तो शून्यकाल ये 12 बजे शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस प्रश्न का उत्तर वो सदस्य सदन में तुरंत चाहते हो तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राजनीतिक दल की जो प्रमुख बैठक है उसे क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, काकस जो राजनीतिक दल की प्रमुख बैठक है उसको काकस बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सदन के पीछे बैठने वालों को क्या कहते हैं? तो सदन के पीछे बैठने वालों को क्या कहते हैं? बैक बेंचर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों जीएसटी यहाँ वस्तु एवं सेवा कर ये संविधान के 100वें संशोधन से संबंधित है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग है वो पहली बार कब हुआ था? तो 1998 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग होता है और ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।